रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आज हमारा लेक्चर जो है वो 17वां है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस सारे लेक्चर नोट्स आपको शेयर हो चुके होंगे और मिल भी गए होंगे आप। इफ एनीबॉडी हैज एनी कंप्लेंट अबाउट द लेक्चर नोट्स शेयरिंग, वो बता दें ताकि उसका कुछ हल निकाला जा सके। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की टेक्निक्स के बारे में मैंने पढ़ा था। आज फाइल के ऊपर जो नोटिंग है उसके बारे के अंदर हम पढ़ेंगे। एज यूजुअल आज की हमारा जो लेक्चर है वो 3 पार्ट्स पर ही मुश्तमिल होगा। पहले पार्ट के अंदर नोटिंग ऑन फाइल्स कैसे की जाती है इस पर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट, नोटिंग ऑन फाइल्स अगेन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू पीपल दैट फाइल हैज two major parts: correspondence portion and noting portion. And third one portion that is also becomes part of the file is the running summary of facts that is placed in the separate folder and placed in the original file. तो इस तरीके से नॉर्मली फाइल दो हिस्सों पर होती है, लेकिन कभी कभार जो है वो तीसरा पोर्शन भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो ये नोटिंग पोर्शन के बारे में अब हम देखते हैं, जो कि हमारी फाइल के लेफ्ट हैंड साइड पर होती है। लूज पेपर होते हैं लेकिन उनके अंदर पैराग्राफी जो है दैट कंटिन्यूज टू मेक इट ए कंप्लीट डॉक्यूमेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द फाइल। तो इसमें पहला पॉइंट जो है, इसको जब हम देखते हैं कि ऐसा केस जब दफ्तर के अंदर हमारे आता है, अगेन आई वुड रेफर इट टू द फेडरल मिनिस्ट्री सेक्रेटेरिएट जो है, फेडरल सेक्रेटेरिएट उसकी वर्किंग के बारे में है। अ, बाकी दफातर का अपना अपना तरीकाकार है जिस तरीके से वो करते हैं। हमारे एक दोस्त मुनसिफ खान हैं रेलवे से, तो रेलवे में एक अपना कल्चर है। फिर हमारी ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, उसके अंदर एक अपना कल्चर है। वो हर नोट पोर्शन जो है अलग न्यू पीस ऑफ पेपर के ऊपर जो है वो बनाते हैं। बहरहाल जहाँ भी हैं अपने लिहाज से उनका काम चल रहा है, लेकिन द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ फाइलिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग टेक्निक्स that are universal in application are followed by the Federal Secretariat। तो फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर उसी को मद्देनजर रखते हुए आई एम शेयरिंग ऑल दीज थिंग विद यू पीपल। तो आप इसको यूं समझिए कि जब एक लेटर जो है वो आपको दफ्तर के अंदर रिसीव होता है, तो सेक्शन ऑफिसर जो कि सेक्शन का इंचार्ज होता है वो उसके ऊपर एलेबोरेट नोटिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? उस सूरत में नहीं करता जब he himself is competent to dispose of the matter in the light of the clear precedents or practices that are being followed। अगर सेक्शन अफसर जो है उसके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और वो कॉम्पिटेंट है
इन सारी चीजों को खुद डिस्पोज ऑफ करने का, देन देयर इज नो नीड टू मेक एनी नोटिंग ऑन द फाइल। वो सीधा लेटर आता है, उसको फाइल के अंदर लगाते हैं, उसकी डिस्पोजल के अंदर वही प्रेसिडेंट लगा के जो कि ऑलरेडी सेटल्ड केसेस के अंदर हो चुका होता है, या डेलीगेटेड पावर ऑफ सेक्शन ऑफिसर होता है, तो उसका जवाब दे दिया जाता है। ऐसी सूरत के अंदर जब कोई सीनियर ऑफिसर जो है वो ये कह दे कि ये डाक जो है इसके ऊपर एक ड्राफ्ट पुट अप किया जाए, तो फिर एक अलग बात है कि सेक्शन ऑफिसर हैज टू पुट अप द केस टू द रेलेवेंट ऑफिसर जिसने वो लिखा होता है उसके ऊपर। तो ये दो सूरतें हैं जब नोटिंग जो है वो फाइल के ऊपर लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती। दूसरा पॉइंट ये है कि ए नोट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन ए फाइल only in a case which is to be put up to the higher officer for orders. In such a case, the section officer should present the following in systematic form. अब नोट उस सूरत में फाइल के अंदर लिखा जाता है जब सेक्शन ऑफिसर ने हायर ऑफिसर से ऑर्डर लेने होते हैं उस इशू के ऊपर, उस केस के ऊपर। तो देन क्या होता है कि सेक्शन ऑफिसर जो है वो फाइल को पुटअप करता है, तो फाइल को पुटअप करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीकाकार जो है वो मुरव्वज है हमारी सेक्रेटेरिएट के अंदर। तो अ, वो किस तरीके से चीज़ों को मद्देनजर रख के ऑफिस नोट पुटअप किया जाता है उसके बारे में हम अब देखेंगे कि दूसरा पॉइंट जो है उसके सब पॉइंट्स क्या है। The facts of the case, the section officer should point out any mistake or error or misstatement of facts and the paper under consideration or in notes of other ministries and developments. कहीं मिस्टेक पाई जाती है, कोई एरर है, कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, तो ये सेक्शन ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर पुट अप करता है, फैक्ट्स लिखता है नोटिंग पोर्शन पे। The statutory or customary procedure to be adopted in dealing with the case. दूसरा सब पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर कोई कानूनी या कोई प्रैक्टिस के तहत कोई प्रोसीजर अडॉप्ट जो हुआ होता है उसको जो होता है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरा सब पॉइंट है एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैविंग ए बेयरिंग ऑन द केस, तो उसको रेफर किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर केस है जिसे हम डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं इसके ऊपर कानूनी पोजीशन जो है वो ये है। जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनका रेफरेंस जो है वो दिया जाता है नोटेड पोर्शन के। चौथा सा पॉइंट है एनी अदर रिलेटिंग फैक्ट्स और फिगर्स दैट आर इम्पोर्टेंट to be considered while making decisions in such cases, वो दिए जाते हैं। पांचवा सब पॉइंट है द पॉइंट्स फॉर डिसीजन लिखे जाते हैं कि ये पॉइंट है, ये इसके ऊपर हमें डिसीजन दरकार है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। सिक्स्थ पॉइंट है द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन इज आल्सो गिवन, कि सेक्शन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू गिव द प्रपोजल टू द हायर ऑफिसर के ये कोर्स ऑफ एक्शन इसके ऊपर होगा और इस तरीके से इसको डील विद किया जाएगा। ये दूसरे पॉइंट के 6 सब पॉइंट्स थे। अब तीसरा पॉइंट जो है नोटिंग पोर्शन के सिलसिले में थोड़ा सा लेंथी है। इन कॉम्प्लिकेटेड और प्रोटेक्टेड केसेस, particularly those involving references to other divisions, the section officer may prepare the place in a separate cover or duly reference summary of the case. They shall be kept up to date by incorporated important decisions. The summary shall be signed by the officer who prepares it. The facts of the case shall not be reproduced in the notes portion of the file. A copy of the summary may, if necessary, be retained
by another division when the case is referred to it. अब इसका खुलासा इस पॉइंट का ये है कि अगर कोई केस जो है वो पेचीदा है, लंबी कॉरस्पॉन्डेंस उसके ऊपर हो चुकी है, और सेक्शन ऑफिसर जो है वो चाहता है कि इसके ऊपर किसी और डिवीजन का राय भी लेनी चाहिए, तो वो अनऑफिशियल रेफरेंस के तहत वो फाइल अगले दूसरे डिवीजन को, जहां से उसने वो राय लेना होती है, उनकी ओपिनियन लेना होती है, उस केस के अंदर एक समरी ऑफ फैक्ट्स जो है वो तैयार करता है। वो समरी जो है सेपरेट कवर के अंदर उस फाइल के अंदर रख दी जाती है, जो कि नॉर्मली ट्रिप्लिकेट फॉर्म के अंदर होती है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है अब तक हो चुके होते हैं, उसकी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर उनके रेफरेंसेस मौजूद होते हैं, और दूसरी मिनिस्ट्री को वो फाइल भेज दी जाती है। वो एक कॉपी जो समरी की गई होती है, वो मिनिस्ट्री जहां से ओपिनियन लेनी होती है वो उसको रिटेन कर लेती है, और अपना डिसीजन उसके ऊपर लेके फाइल को वापस भेज देते हैं। चौथा मेजर पॉइंट जो है, ऑल नोट्स शुड बी रिटन ऑन नोट शीट। नो नोट शुड बी रिटन ऑन द रिसीट itself. If a higher officer has already made any remarks on a receipt, they should be copied out on the note sheet before the subsequent notes are recorded. The officer recording the note should affix his signature on the right side of the note sheet. At the end of the note, his name, designation, and phone number should be typed or rubber stamped below his signature. अब इस सारे का खुलासा ये है चौथे पॉइंट का, कि सारे नोट्स नोट शीट के ऊपर होते हैं, जो कि लूज पेपर के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसके में अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई नोट जो है वो पीयूसी या पेपर अंडर कंजर्वेशन, या जो लेटर आया है डिस्पोजल के लिए, उसके ऊपर नहीं लिखा जाता। समटाइम्स इट हैपन्स कि कोई हायर ऑफिसर डाक देख रहा होता है, तो वो ओरिजिनल लेटर के ऊपर कुछ अपने रिमार्क्स दे देता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर द सेक्शन ऑफिसर हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फाइल ऑन द नोटिंग साइड, वो उसके रिमार्क्स को नोट करता है कि ये उन्होंने ये मांगे थे। जिस ऑफिसर ने वो लिया होता है, रिमार्क्स दिए होते हैं, उसका जिक्र करना जो है वो जरूरी होता है। उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, फोन नंबर वगैरह भी लिखा जाता है, और स्टैम्प भी की जाती है बिलो हिज सिग्नेचर। ये तरीकाकार जो है ये अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नीचे से फाइल पुट अप के ऊपर जाती है, लेकिन समटाइम्स ये हायर ऑफिसर से भी नीचे को ट्रिपल डाउन होती नीचे आती है, विद सर्टेन रिमार्क्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि उसके ऊपर दे चुकी होती है। एंड when it is processed in the section, those remarks are kept in view, and uh, and disposal is made accordingly in the noting portion. अब ये तरीकाकार है। चार मेजर पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। डिफिकल्टी हियर अराइजेस दैट हमारे अकाउंट्स ऑफिस के अंदर ऐसा कम ही होता है लेकिन कम होता है। ट्रू स्पिरिट ऑफ द नोटिंग पोर्शन इज नॉट फॉलोड इन आवर अकाउंट्स ऑफिसेस। तो एनी हाउ, पेपर सेटर जो है उसके पेपर आपका यहीं से बनाना है, फेडरल सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस से बनाना है, तो वी विल हैव टू फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर्स।
तो ये important points हैं that are required to be kept in view while processing the case in the noting sheet. अब जब हम नोटिंग करते हैं, नोटिंग पोर्शन की साइड के ऊपर सेक्शन ऑफिसर जब उसको प्रोसेस करता है तो वो सर्टेन एब्रीविएशंस लिखता है, बजाय इसके कि पूरा लफ्ज लिखे, वो एब्रीविएशंस यूज करता है। सेक्शन जो है, सेक्शन ऑफिसर से मुराद उसका सेक्शन जो है, चूंकि नोटिंग स्टार्ट होती है सेक्शन असिस्टेंट से अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेक्शन ऑफिसर, तो जो सेक्शन असिस्टेंट है वो उसके ऊपर ये एब्रीविएशंस इस्तेमाल करता है। तकरीबन कोई 15-16 एब्रीविएशंस हैं जो कि हमारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर इस्तेमाल में आती है। वो क्या है? पहली एब्रीविएशन जो है वो है PUC, जिसको कहते हैं पेपर अंडर कंसिडरेशन। ये वो लेटर है जो कि मिनिस्ट्री के अंदर बाहर से रिसीव होता है फॉर एनी कमेंट्स, फॉर एनी इंफॉर्मेशन, फॉर एनी ऑर्डर। जब ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो मिनिस्ट्री उसको कहती है कि दिस इज द पेपर अंडर कंसिडरेशन ऑन विच वी हैव टू मेक ए डिसीजन और टू इन्फॉर्म द सेंडर कि ये डिसीजन है गवर्नमेंट का इसके ऊपर। दूसरी ऑब्जर्वेशन FR इस्तेमाल होती है, फ्रेश रिसीट। फ्रेश रिसीट लिखने की बजाय FR का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो whenever these abbreviations are used in the noting portion, you must be well aware of this fact। इसका मतलब क्या है? और बाज़ औक़ात हो सकता है कि एग्जामिनर इम्तहान में ये भी पूछ लें कि ये एप्लीकेशन जो कि हमारे दफ्तरों में पब्लिक सेक्टर का कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं, वो क्या क्या उससे लफ्ज़ बनते हैं। तो ये उस एंगल से भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप लोग पढ़ के फिर आगे प्रमोशन पर जब हायर पोस्टों पर जाएंगे तो आपको इनके साथ वास्ता पड़ सकता है। आप में से कुछ लोग सेक्रेटेरिएट में भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है ये चीज़ आपको मिलेगी, अकाउंट्स के ऑफिस में शायद ना मिले। तो FR मीन्स फ्रेश रिसीट है। कॉरेस्पॉन्डेंस लिखने की बजाय वो CORR लिखते हैं। यू अनऑफिशियल की एब्रीविएशन है, यू की बजाय अनऑफिशियल की बजाय यू नंबर दिस। सेमी ऑफिशियल DO इसकी एब्रीविएशन है। सीरियल नंबर की एब्रीविएशन जो है वो नोटिंग पोर्शन में SN लिखा जाता है। All these abbreviations have been written down in the secretariat instructions of the government issued by the government। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर भी ये चीजें मौजूद हैं। आप मैंने भी वहां से ली हैं, आप भी वहां देख सकते हैं। सातवें नंबर के ऊपर KW की एब्रीविएशन है। इसका मतलब है कीप विद फाइल। LF का मतलब है लिंक्ड फाइल। DFA ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। इसमें से कुछ चीजें जो हैं वो तो शायद आपके नोटिस में हो, आपके इल्म में हो। मसल PUC जो है वो आप लोग जानते होंगे, DO को जानते होंगे, DFA को जानते होंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द abbreviations that I have displayed before you people, they are not commonly used in the accounts offices। 10वें नंबर के ऊपर मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की एब्रीविएशन जो है वो मेमो लिखा जाता है।
11th नंबर के ऊपर ऑफिस मेमोरेंडम की बजाय OM लिखा जाता है। PP, प्रीवियस पेपर्स। ऑफिस ऑर्डर को OO। कैरेक्टर रोल को CR। एंडोर्समेंट को ENDT। और ऑफिस कॉपी को O/C लिखा जाता है। तो प्लीज पार्टिसिपेंट्स, दीज आर न्यू थिंग्स फॉर यू पीपल। तो ये इनको मद्देनजर रखना जो है जरूरी है, ताकि आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। With this, I came to the end of my first part of today's lecture. तो यहाँ तक आपका कुछ सवाल है तो प्लीज यू मे आस्क मी। यहाँ पर कुछ सवालात लोगों ने पूछे हैं। दानिश पूछ रहे हैं, दानिश अदीब, कि लेक्चर 14 to 17 नहीं मिला। 17 तो मैं आज आपको दे रहा हूँ, आज शेयर करूंगा। 14, 15 और 16 मैंने शेयर कर दिए हैं। फैजुल्ला साहब जरा इन्हें क्लियर कीजिए कि ये 3 नोट्स जो हैं, लेक्चर नोट्स, हैंडआउट्स, इनको नहीं मिले। तो इनके बारे में आप बताइए कि इनका नाम कहीं उसमें शामिल होने से रह तो नहीं गया। नहीं सर, जब भी आप दे देते हैं ना सर, मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के ग्रुप पे जितने लोग ऐड हैं ना सर, उनको सबको मिल जाता है सर। ओके ओके, दानिश अदील साहब आप चेक करें, आपका कोई सिस्टम में खराबी हो सकती है। वी आर वेरी पर्टिकुलर इन शेयरिंग द हैंडआउट्स रेगुलरली। और मेरे हिसाब से आपके सारे लेक्चर नोट्स 16 तक जा चुके हैं। आज 17वां मैं ख़त्म करूंगा तो कल तक ये भी शेयर हो जाएगा। तो प्लीज़ चेक इट विद योर फ्रेंड्स। आप फैजुल्ला साहब जो कि हमारे वहाँ कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं कि मे गाइड यू कि क्या मसला है आपके साथ। फिर अली शान जो हैं, अली शान कहाँ से? रहीम यार खान से हैं। अच्छा भाई। तो बैग अली से शान, निकाल लो, मैं रजिया के बैठा हुआ नहीं हूँ जो बैग। हाँ, बैग से निकाल। अली शान पूछ रहे हैं कि फ्रेश रिसीट जो है इसको डिफाइन कर दें। फ्रेश रिसीट से मुराद ये है कि फाइल के अंदर, जब सेक्शन के अंदर डाक रिसीव होती है और वो पर्टिकुलर पेपर जो है जब कॉरेस्पॉन्डेंट साइड ऑफ द फाइल के में लगता है और उसके ऊपर अभी कोई लिखत पढ़त नहीं होती, तो वो फ्रेश रिसीट कहलाती कि अभी ये लेटर आया है, हमने फाइल में लगाया है, दिस इज द फ्रेश रिसीट या पेपर अंडर कंसिडरेशन। तो अभी इसके ऊपर कोई नोटिंग या कोई हमारी जो है वो लिखत पढ़त नहीं हुई, इसलिए इसको फ्रेश रिसीट कहा जाता है। PUC बी से ही कहते हैं। PUC इज एन एब्रिविएशन ऑफ पेपर अंडर कंसिडरेशन, के वो पेपर, वो फ्रेश रिसीट जो कि डिसीजन के लिए, किसी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए मिनिस्ट्री में आई है, उसको PUC कहते हैं। सलमान खान, मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होंगी आपको चीजें।
जी, एनीबॉडी एल्स हु हैज ए क्वेश्चन? ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अली शान का दोबारा सवाल आया है कि फ्रेश। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये थोड़ा सा करेक्टर रोल को भी डिफाइन कर दीजिए। बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही, रिपीट करें अपना क्वेश्चन। अपना सवाल रिपीट करें। मेरा ख्याल है माइक ही बंद कर गए हैं। मुनसफ खान क्या कह रहे हैं ये साहब, क्या पूछना चाह रहे थे? जी मुनसफ खान। सर इनकी आवाज ही नहीं आ रही सही प्रॉपर। इनका नेट प्रॉब्लम अच्छा कर रहा अच्छा है मेरे अच्छा। ख्याल से। अच्छा ठीक है मुनसफ खान, आप मेरी तरफ से स्पोक्स पर्सन है BCRW के। ठीक है। थैंक यू। जब मुझे समझ ना आए इनके सवाल की, तो आप चूंकि रेगुलर हैं तो आप इनकी लैंग्वेज को समझते हैं। आपने अच्छा बताया कि इनके माइक का कोई इशू होगा, कोई नेट का, तो इसलिए आवाज नहीं आ रही। तो थैंक यू जी मुनसिफ। सर। अच्छा सर, पॉइंट नंबर 3 में प्रोटेक्टेड केस जो है वो थोड़ा रिपीट कर दें, वो कौन सा केस होता है? प्रोटेक्ट मुनसिफ, ये प्लीज लोग अपना अपना माइक बंद कर लें। जो साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिर्फ उन्हीं का माइक ऑन होगा तो मैं प्रॉपर जवाब दे पाऊंगा। मुनसिफ खान का सवाल है कि ये प्रोटेक्टेड क्या होती है। मुनसिफ खान, अगर आप गूगल पे जाके प्रोटेक्ट लफ्ज का आप मतलब जानेंगे तो यू विल कम टू नो कि इसका मतलब है कि ये केस लंबा है। प्रोट्रैक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस के लंबी कॉरेस्पॉन्डेंस इस इशू के ऊपर हो चुकी है। और वेनेवर कोई केस ऐसा आ जाए जिसके ऊपर बड़ी फाइल मोटी हो चुकी हो और उसके ऊपर काफी लैदे हो चुकी हो, कमेंट्स लोगों के आ चुके हों, डिफरेंट ओपिनियंस आ चुकी हों, तो फाइल मोटी हो जाती है ना, तो वो कहते हैं कि ये बड़ी लेंथी कॉरेस्पॉन्डेंस इसके ऊपर हो चुकी है। तो प्रोट्रैक्टेड मींस लेंथी कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ऐसी सूरत के अंदर जब सेक्शन ऑफिसर चाहेगा कि ऐसी लंबी चौड़ी कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर उसे कमेंट्स लेने हैं किसी दूसरी मिनिस्ट्री से, तो उसके उसकी समरी बनाएगा। वो उस फाइल की समरी बना के एक फोल्डर के अंदर, या वो कॉरेस्पॉन्डेंस साइट के ऊपर ही फ्लैग कर देगा कि ये समरी ऑफ द फैक्ट्स है, ताकि हर पढ़ने वाला बगैर उस डिटेल में जाने के समरी ऑफ द फैक्ट्स को पढ़ के पता चला सके कि इसमें केस में क्या क्या डेवलपमेंट्स जो हैं हो चुकी हैं और हमें कहाँ से जो है वो टेकअप करना है। तो दिस इज a type of procedure to facilitate the competent authority to come to know the basic facts of the case, और अपडेटेड जो उसके ऊपर डिसीजंस हैं उनके बारे में वो बताता है। तो वो प्रोटेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस होती है कि लंबी चौड़ी कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुकी है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, सर। एनीबॉडी थैंक एल्स? यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर डीजी फेडरल ऑडिट से सलमान सर। अच्छा बेटे सर, एक आवाज जरा थोड़ी सी और ऊंची कर। सर डीजी फेडरल ऑडिट से सलमान सर। जी जी फरमाइए। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी। आप सर कह रहे थे पीयूसी का मतलब पेपर अंडर कंसिडरेशन, लेकिन ऑफिस में तो सर इसको कहते हैं पुट अप द केस, या इस तरह पीयूसी लिख के ना फिर उसको रेफरेंस देते हैं नोटिंग में। तो पीयूसी और उसका सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा।
इसको भी उसी उसमें ले सकते हैं? हाँ नहीं बेटे नहीं, ये पुट अप द केस का मतलब है ऑर्डर है, इस केस को पुट अप करें। ठीक है सर। लेकिन पीयूसी मींस पेपर अंडर कंसिडरेशन, कि वो लेटर जिसके ऊपर अभी कोई डिस्पोजल होनी है। मैं टाइम एंड अगेन चीजें जो है मैं एक्सप्लेन करता चला आ रहा हूं कि हमारे अकाउंट्स के ऑफिस के अंदर बहुत ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को एजुकेट करें कि यूनिवर्सल कॉरेस्पॉन्डेंस के रूल्स क्या हैं, और ताकि लोगों को समझ आ सके। मेरा ख्याल ये है कि शायद अभी इस तरफ अकाउंट्स ऑफिस की, हायर ऑफिस की तवज्जो नहीं गई। दिस सब्जेक्ट शुड बी taught in the audit and accounts academies और ट्रेनिंग सेंटर्स। इसकी बड़ी मैं कमी नोट कर रहा हूँ कि इन इन चीज़ों का लोगों को पता होना चाहिए। और बेटे ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। पुट अप द केस मतलब ये है कि ऑर्डर दे रहा है ऑफिसर किसको पुट अप करे, and when this letter will be placed in the correspondence site, it would be called PUC. ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Okay? ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुनसिफ खान, ये प्रोटेक्टेड नहीं है बेटे, ये लफ्ज प्रोटेक्टेड है। नोटेड डाउन और करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कोर्स के हवाले से पूछ रहा था सर कि हम और कितना पढ़ेंगे। मतलब सर मैं एक समर 2023 का एक पेपर पढ़ रहा था बिजनेस कम्युनिकेशन का, ये जो समर में हुआ है। तो सर मेरे ख्याल से शायद उसमें से क्वेश्चन भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। नहीं, आपने सर आपका आपने टफ सा लग रहा है तो। आपने बिल्कुल उसको सही अंडरस्टैंड नहीं किया। बहुत सा सिलेबस आपका कवर हो गया है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करूंगा। हमारा सिलेबस जो है वो तकरीबन 50% से हम ऊपर जा चुके हैं, और इन्हीं में से आपका पेपर आएगा इंशाल्लाह। मतलब सर प्लीज एक्सरसाइज पेशेंस और मेरे साथ चलते रहिएगा, आपको सर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब सर अगर किसी और दोस्त ने फ्रेंड ने मतलब देखा हो 2023 समर का पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन का, तो सर अगर वो भी कुछ इसके बारे में बताए। मेरे ख्याल से तो सर बहुत इस तरह आया है कि नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सारा आपके सिलेबस में है, और सारी चीजें मैं आपको पढ़ाता चला आ रहा हूँ। आप दोबारा पढ़ें। देखें, आपका सिलेबस में तकरीबन कोई 26-27 लेक्चर्स में खत्म करूंगा। बाकी 3 लेक्चर्स 3 दिन मुझे मिल गए, तो मैं आपके प्रीवियस पेपर जो है उनको सॉल्व करवाऊंगा आपको। एंड वी आर लेफ्ट विद, आज 17वां लेक्चर है हमारा, और हमारे 13 लेक्चर अभी बाकी हैं। तो आई डू होप के वी विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस बाय 26-27 नंबर पर आ जाएंगे। द रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स जो 2-3 बचेंगे उसके अंदर मैं पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। एंड दिस इज एस्टोनिशिंग फॉर मी कि वो सारा पेपर जो है, जो आपने कहा कि पिछला पेपर जो है उसमें हमने अभी एक भी सवाल नहीं पढ़ा, इसको दोबारा जाके आज देख लीजिएगा। और मैं भी आपका पेपर जो है वो उसको मैं देखता हूँ कि आपने ये सवाल जो उठाया है ये किस हद तक दुरुस्त है। और फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुझे याद दिलाइएगा, फिर मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस हद तक दुरुस्त है, और हमें अब क्या करना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो वो सारी चीज़ें, मसलन बेटे इसके अंदर मैंने आपको जो प्रेसी करवाई है,
मैंने ये सारे जो आपको पब्लिक सेक्टर की कम्युनिकेशन की चीजें दी हैं, ये चीजें जो हैं ये मैंने आपको फॉर्मेट देने हैं, मैंने सिर्फ आपको सैंपल्स देने हैं कि ये क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो है वो तो कभी भी नहीं आया। आपको ट्रेसी लिखने का आ जाएगा या समरी लिखने का आ जाए तो एग्जामिनर कौन से पैराग्राफ देगा, वो जरूरी नहीं है कि मेरे पढ़ाए हुए हो। वो सारे के सारे आप मेरी बताई हुई गाइडलाइंस के ऊपर उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीक़ाकार से मेरा ख्याल है कि हमारे मुनसिफ खान जो हैं इस पर रोशनी डालेंगे कि हाउ फार योर रिजर्वेशंस आर करेक्ट, और इसको किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। मुनसिफ खान जरा देखिएगा इसको, ठीक है, मैं भी चेक करूंगा बेटे। परवेज इसाक, ये हमारे लाहौर वाले परवेज इसाक साहब जो हैं, ये मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो परवेज इसाक वही है ना जो अब्दुल रऊफ के दोस्त हैं। जी परवेज इसाक। खलील अब्बास कहते हैं कि नोटिंग पोर्शन का कोई फॉर्मेट भी हमें दे दें, तो मैं बेटे इसे बना के तो अगले लेक्चर में आपको नोटिंग पोर्शन का भी मैं दे दूंगा। अदील पूछ रहे हैं कि कैरेक्टर रोल क्या होता है। आपकी जो एसीआरस होती हैं उनको कैरेक्टर रोल कहते हैं, उनको एसीआर भी लिखते हैं, उनको कैरेक्टर रोल भी कहते हैं। फवाद खान कह रहे हैं कि हमें ब्रेक चाहिए नमाज के लिए, तो फैजुल्ला साहब फिर इन्हें ब्रेक दे देते हैं, 8 बजे तक नमाज पढ़ लें सारे लोग। ओके। पार्टिसिपेंट्स, मेरे ख्याल है लाहौर में तो अजान 8 बजे होती है, इससे पहले तो कहीं और अजान मेरा ख्याल है कि नहीं होती। तो इट इज अप टू यू, आप नमाज की ब्रेक लेनी है तो ले लें, फिर हम 8 बजे शुरू करते हैं। प्लीज हैव योर प्रेयर्स, आप टाइमली आप कर लें आप। ठीक हो शाहजुल गया साहब, सर, अभी ब्रेक दे दे सर। हाँ नमाज की ब्रेक 8 बजे दोबारा शुरू करते हैं। ठीक हो गया सर। हाँ जी। अ, अ, एक सवाल एक साहब ने पूछा था, लेट मी एक्सप्लेन इट। आई डोंट नो कि क्या नाम था उनका। उन्होंने कहा था कि 2023 विंटर का जो पेपर है आपका, उसके अंदर कोई क्वेश्चन भी पड़ा हुआ अभी नहीं आया हमें। तो इसमें देखिएगा कि आपके सिलेबस के ही सारे सवालात आए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स
मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ टॉपिक्स आपको अभी आने हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं ये कवर अप हो जाएंगी आपकी। और डोंट बी डिस्करेज्ड, आप थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा। ये प्रेसी वाला सवाल उसके ऊपर आया हुआ है, वो मैंने आपको कराया हुआ है। और उसके बाद आपके जो सवालात हैं सोशल नेटवर्किंग पर क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैंने अभी आपको पढ़ाना है आपको। तो लाइकवाइज सारी चीजें जो हैं ये आपकी मैं पेपरों में कवर करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कहाँ पर आया हुआ है। तो लेट मी cover the syllabus first and then share my views with you people. तो इस तरीके से हम होपफुली हम इसको कवर कर पाएंगे, लेकिन डोंट बी इम्पेशेंट। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर पार्ट 2 है हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। पहले हमने पढ़ी नोटिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, दूसरी पढ़ी हमने ड्राफ्टिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। जो पार्ट 2 अब हमारा शुरू हो रहा है कि आपने लफ्ज अपने दफ्तरों के अंदर सुना होगा, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग इकट्ठा लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो नोटिंग मैंने कहा कि फाइल के ऊपर जो हर ऑफिसर अपनी राय देता है वो लिखी जाती है, और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उस नोटिंग साइट के ऊपर अप्रूवल दे देती है इन राइटिंग, तो फिर उसके ऊपर एक ड्राफ्ट बनता है। वो ड्राफ्ट जब जो फाइनल हो जाए तो फिर इसको इशू कर दिया जाता है कि उसकी फाइनल डिस्पोजल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन इट के व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ड्राफ्ट। A draft is an outline in the form of rough notes of something to be done or made. A letter, speech, plan, design, and drawing. Draft is a rough work. सादा अल्फाज में जो है वो ए ड्राफ्ट इज अ रफ वर्क। वो आप लेटर रफ लिखें, वो आप स्पीच लिखें, वो प्लान कोई बनाएं, कोई डिजाइन बनाएं या ड्राइंग बनाएं, इस चीज को ड्राफ्ट कहते हैं। ये ड्राफ्ट जो लिखा जाता है उसके अंदर बहुत सी चेंजेस के चांसेस होते हैं, और व्हेन द ड्राफ्ट इज फाइनलाइज्ड फिर उसको इशू की स्टेज पर लाया जाता है। फाइनली उसे टाइप करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के उसके ऊपर सिग्नेचर्स जो हैं वो दे के तो लेटर आउट कर दिया जाता है। नंबर 2 पॉइंट है इसके ऑफिशियल सर्कल्स के अंदर, ये ड्राफ्ट मीन्स ए रफ कॉपी ऑफ ए कम्युनिकेशन टू बी इशूड फ्रॉम एन ऑफिस एंड ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सच ए ड्राफ्ट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। अब हमारे दफ्तरों के अंदर जो पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर जो रफ वर्क जो कम्युनिकेशन के सिलसिले में बनाया जाता है उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। वो ड्राफ्ट होता है और इस प्रोसेस को ड्राफ्टिंग कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आफ्टर ए ड्राफ्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इट इज सबमिटेड टू ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर हिज अप्रूवल। He approves it only after making appropriate corrections, modifications, alterations and amendments. जब कोई ड्राफ्ट बनता है तो वो जूनियर लेवल के ऊपर पुट अप होता है। सेक्रेटेरिएट के अंदर वो ड्राफ्ट जो है वो सेक्शन ऑफिसर पुट अप करता है, डेप्यूटी सेक्रेटरी तक जाता है, डेप्यूटी सेक्रेटरी उसके अंदर कुछ करेक्शंस मॉडिफिकेशंस करते हैं। फिर अगर जॉइंट सेक्रेटरी तक जाना है तो वो उसके अंदर अगर चाहेंगे तो कोई करेक्शंस अगर फील करते हैं तो वो कर देंगे। तो लाइकवाइज जिस स्टेज के ऊपर वो फाइनल जाके होना है उस अथॉरिटी की अप्रूवल ली जाती, और वो ऑफिसर जो कि फाइनल अप्रूवल उसकी देता है वो अपने
इनिशियल उसके ऊपर करता है कि ही हैज सीन द ड्राफ्ट एंड इज अप्रूव्ड बाय हिम, ही पुट्स हिज इनिशियल्स ऑन इट विद फुल डेट। तो इस तरीके से वो ड्राफ्ट जो है वो फाइनल हो जाता है। चौथे पॉइंट के अंदर, देयर आफ्टर इट इज सेंट टू द सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन वेयर इट इज नीटली एंड एक्यूरेटली टाइप्ड, meticulously checked and compared, duly signed by the officer concerned and finally dispatched to the address। ये तरीकाकार जो है होता है कि ड्राफ्ट जब अप्रूव हो जाता है तो फिर इसको टाइपिंग सेक्शन में भेजते हैं। हमारे अकाउंट्स के ऑफिस के में टाइपिंग सेक्शन होते हैं, सेक्रेटेरिएट के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन कहते हैं उसके अंदर टाइप होता है, फिर उसको चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है ड्राफ्ट के साथ, और फिर जिस अफसर ने उसने साइन करने होते हैं उसके सिग्नेचर करवा के उसको डिस्पैच कर दिया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द कम्युनिकेशन। हाउ टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट। एक ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो मद्देनजर रखने होंगे। Drafts are to be prepared in the following circumstances: when the course of action to be taken on communication is absolutely clear। ड्राफ्ट उस वक्त प्रिपेयर होता है जब पीयूसी पेपर अंडर कंसिडरेशन के ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन कंप्लीट हो गया है और उसका जवाब जो है वो देना है, उस वक्त ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है। Number 2, after orders have been passed by the officer on a communication indicating the terms of the reply to be sent, उस वक्त ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है। तीसरा पॉइंट है, there are occasions when a branch officer or a higher officer formulates his ideas on a case and may himself prepare a draft and direct the office to issue it or submit to the next higher officer for approval as the case may be। बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि ड्राफ्ट सेक्शन ऑफिसर या ब्रांच ऑफिसर जो है उससे इनिशिएट किया जाता है और उस ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है जिसने उसकी ड्राफ्ट की अप्रूवल दी होती, नोटिंग साइड के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आम रूटीन के केसेस हों तो सेक्शन ऑफिसर ड्राफ्ट पुट अप करता है, एंड व्हेन ए पॉलिसी मैटर इज टू बी डिस्कस्ड या फॉर्मुलेटेड तो उसमें डेप्टी सेक्रेटरी से स्टार्ट होता है वो इशू, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द सेक्शन ऑफिसर टू स्टार्ट ए noting or drafting on a policy issue. In the Federal Secretariat, it is initiated by the Deputy Secretary, who is a grade 19 officer, or that goes up to the minister level. तो policy issues के ऊपर starting जो है वो section से नहीं होती। A draft will be prepared by the office in all other cases। चौथे पॉइंट के ऊपर तमाम केसेस के ऊपर मिनिस्ट्री के अंदर ड्राफ्ट प्रिपेयर होते हैं और उनके जवाबात जो है उनको भिजवाए जाते हैं। एक गुड ड्राफ्ट जो होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं, उसकी क्वालिटीज को कैसे हम पढ़ सकते हैं। उसमें डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर भी कि गुड ड्राफ्ट की क्वालिटीज क्या हैं। Number 1, a draft should be couched in such a language and style that the exact intention of the orders which have been passed is completely clear and conveyed। वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है couched। couched को आपने देखा होगा कि couch कहते हैं सोफे को। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर इस लफ्ज के ऊपर। जब आप सिंगल सीट काउच के ऊपर सोफे के ऊपर बैठते हैं तो आप कवर हो जाते हैं उसके अंदर बैठ के, यू फील प्रोटेक्टेड। दिस वर्ड हैज बीन ब्यूटीफुली यूज्ड इन ड्राफ्टिंग
कि एक ड्राफ्ट जो है वो इस तरीके से उस लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है कि हर चीज कवर कर लेता है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो बड़ा क्लियरली उसके अंदर मेंशन होता है। द वर्ड काउस्ट इज ब्यूटिफुली यूज्ड, अगेन आई एम रेफरिंग टू दिस वर्ड, कि वो सारी चीजों को समेट लेता है। जैसे एक सिंगल सीट सोफे के ऊपर आप बैठ के यू फील प्रोटेक्टेड, आप चारों तरफ से कम से कम 3 तरफ से अतराफ से आप उसके अंदर प्रोटेक्टेड या कवर्ड फील करते हैं। तो आपका ड्राफ्ट जो है उसके अंदर सारे पहलू जो हैं वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जिसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं। नंबर 2 क्वालिटी क्या है? द लैंग्वेज शुड बी लूसिड, प्रिसाइज, कर्टियस, डिग्निफाइड एंड डिसेंट। देखें, आपका जो ड्राफ्ट है उसके अंदर ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि बड़ी क्लियर हो, लाउड हो, क्लैरिटी पाई जाती हो, प्रिसीजन हो, बहुत मुख्तसर हो, कर्टियस हो, डिग्निफाइड अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और डिसेंसी उससे टपकती है। ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। एक गुड ड्राफ्ट के अंदर ये खसूसियात होती है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम मिसकंस्ट्रक्शंस। I'll refer it towards your grammatical composition जो है आपकी, कि आपके sentences की construction जो है वो बहुत ठीक होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। There should be no scope whatsoever for misunderstanding. Words conveying the right meaning should be used. कोई कंफ्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि उस ड्राफ्ट को पढ़ने वाला मिसअंडरस्टैंड करे कि ये आप कहना क्या चाह रहे हैं। बड़ी सादा अंग्रेजी लेकिन खूबसूरत अल्फाज जो हैं दैट आर मेंट फॉर ए गुड ड्राफ्ट। तीसरा पॉइंट, द ड्राफ्ट शुड बी वर्डेड इन एन इफेक्टिव, इम्प्रेसिव, draft should be worded in an effective, impressive, and unambiguous language so that nothing can be twisted out of context. कि आपका जो है ड्राफ्ट के अंदर वर्ड्स इस तरीके से इस्तेमाल हुए हों कि बड़े पुरअसर हों, खुशगवार असरात इम्प्रेस करने वाले हों और एम्बिगिटी उसके अंदर ना पाई जाए और ना उसको ट्विस्ट करके कोई और मतलब निकाला जा सके। The sentences should be grammatically correct. Again, it has been referred towards grammatically आपके sentences की construction ठीक होनी चाहिए। The draft should be exactly to the point and as far as possible brief. All the relevant points are to be stated on the draft. To the point होनी चाहिए और सारी चीजें ड्राफ्ट के अंदर शामिल हो जाए कि कोई ऐसी तशनगी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए कि उसको समझने में कोई मुश्किल पेश आए। Fifth point, if there is lengthy or complex communication, a summary of the same should be included at the end of the draft. बाज़-औक़ात ऐसे ड्राफ्ट जो हैं कुछ लेटर्स इतने लेंथी होते हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, तो लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपने उस सब को सम अप करके आप क्या कहना चाह रहे हैं खुलासा तहरीर कर दिया जाता है ताकि पढ़ने वाले को समझ आ सके। Sixth point, the subject should invariably be stated in all communication, including the reminder. Whenever you are sending a communication, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दिया जाता है। सब्जेक्ट से एक लाइन के अंदर होता है और उसको पढ़ने से फौरी तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये कम्युनिकेशन किसके बारे में है। इवन व्हेन यू आर इशूइंग द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में भी सब्जेक्ट देना जरूरी होता है ताकि एक सरसरी नजर से पता चल जाए कि इशू रिलेट किस चीज को कर रहा है। Seventh point, lengthy sentences
abruptness, ambiguous expressions, redundancy of superlatives, bombastic words, and irrelevant material should totally be discarded. लंबे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, एब्रप्टनेस नहीं होनी चाहिए कि एक आइडिया लेके चल रहे हैं फौरन दूसरा आइडिया शुरू कर दिया, नहीं, एम्बिगुअस चीजें नहीं होनी चाहिए, और वो फ्लावरी लैंग्वेज, मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, और कोई भी इररेलेवेंट मटेरियल जो है वो आप अपने ड्राफ्ट के अंदर ना लिखें। क्लैरिटी इज ए मस्ट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर ये अल्फाज जो हैं, ये बाज़ औक़ात अंग्रेज़ी हमारी मदर लैंग्वेज तो है नहीं, हम बाज़ औक़ात बड़े जोश में आके अल्फाज जो हैं वो मोटे मोटे इम्प्रेसिव लिखने की कोशिश करते हैं, पावर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका अप्रोप्रिएट इस्तेमाल जो है वो बड़ी स्किल के बाद आता है, और एक एक वर्ड जो है वो कम से कम शायद 100 से ज्यादा मीनिंग्स जो हैं वो आपको डिक्शनरी उसकी दे दे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन योर ड्राफ्ट्स so that no one could twist it and infer the another meaning जो कि आप नहीं कहना चाह रहे थे। नंबर 8 पॉइंट है रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस, आइडियाज, एक्सप्रेशंस शुड बी अवॉइडेड। सेंटेंसेस को रिपीट मत कीजिए, अपने इडियम, फ्रेजेस, आइडियाज, एक्सप्रेशंस जो हैं उनको बार बार रिपीट ना करें, इनको अवॉइड करें आप। इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक्सपर्ट्स ने या गवर्नमेंट ने जो बुक्स रिकमेंडेड की हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक ड्राफ्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा होना चाहिए ऊपर, नंबर एंड डेट ऑफ द कम्युनिकेशन आनी चाहिए, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर आना चाहिए, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी आना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, सैल्यूटेशन होनी चाहिए, सैल्यूटेशन डियर सर वगैरह, मेन टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन, योर्स ट्रूली, योर सिंसियरली, इस टाइप के जो अल्फाज हैं वो सब्सक्रिप्शन कहलाते हैं, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन एंड फोन नंबर ऑफ द सेंडर, और अगर कोई इंडोर्समेंट है तो वो भी नीचे लगा के आप एक ड्राफ्ट को कंप्लीट करते हैं। These are the important aspects that are required to be included in a draft. Without these facts या parts draft complete नहीं होता। तो all of you are requested to have focus on these points कि इसके बगैर आपका लेटर कंप्लीट नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। Then comes your paragraph in the draft. Please note it down that this is very important. Main text of a draft should always be divided into paragraphs and they should be numbered. आपकी जो मेन बॉडी है लेटर की उसको पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब उन पैराग्राफ की नंबरिंग की जाती है, और बड़ी मजे की बात मैं आपके साथ शेयर करूं, यू विल बी सरप्राइज टू लिसन दिस थिंग कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है उसका पहला जो पैराग्राफ होता है उसके ऊपर नंबर नहीं लगता। पहले के पैराग्राफ के ऊपर नंबर नहीं होता, दूसरे पैराग्राफ के ऊपर जाके आपके नंबर 2 लिखा जाता है उसके ऊपर। इन फिगर्स को जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ्स को इस्तेमाल करने के लिए, उनको कहते हैं अरेबिक न्यूमरल्स, जो हमारे 1 2 3 4 होते हैं।
अगर किसी पैराग्राफ के 1 2 3 4 पैराग्राफ जो है उसके मजीद सब पैरा आएंगे तो वो सब्सिडियरी पैराग्राफ्स कहलाएंगे, और उस मेन पैराग्राफ के, और इनको हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल रोमन में लिखेंगे। माय स्टूडेंट्स in the public finance subject and the audit and assurance, they are well aware of this fact कि मैं अक्सर उनसे ये कहता था कि अरेबिक न्यूमरल के अंदर बड़ा पैराग्राफ, उसका सब पैराग्राफ जो है वो आपका आएगा रोमन स्मॉल में, और फिर इसकी भी अगर तशरीह कहीं और रिक्वायर्ड है तो उल्फो उसको अल्फाबेटिकली स्मॉल ABC में लिखते हैं। तो ये चीज जो है ये बड़ी नोट करने के काबिल है कि ओरिजिनल पैराग्राफ अरेबिक न्यूमरल में आएंगे, उसके अगर सब पैरास हैं तो रोमन स्मॉल फिगर्स के अंदर आएंगे, और रोमन स्मॉल फिगर को भी अगर फर्दर डिटेल में जाना है तो ABC पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल होगी। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट नंबरिंग जो है वो सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट होती है। पैराग्राफ नंबर 1 को 1 नहीं लिखा जाता। Then comes flagging of a draft for approval. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एट द टाइम ऑफ पुटिंग अप ए ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल ऑफ द ऑफिसर कंसर्न, ए स्लिप बेयरिंग द वर्ड ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल DFA, जिसकी एब्रिविएशन मैं अभी पीछे पढ़ा के आया हूँ आपको पार्ट 1 के अंदर। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल ऊपर स्लिप लगा के ऊपर DFA लिखा जाता है, और ऑफिसर कंसर्न जो है ही कम्स टू नो कि ड्राफ्ट किस पेज के ऊपर पड़ा हुआ है, और वो फौरन उस फ्लैग के ऊपर जाता है और ड्राफ्ट पढ़ लेता है। अगर एक से ज्यादा ड्राफ्ट हो तो DFA 1, DFA 2, DFA 3 और सो ऑन, एक से ज्यादा ड्राफ्ट हो तो इस तरीके से हर ड्राफ्ट के ऊपर एक स्लिप जो है वो अटैच करके जो है वो हम उसको लिखते हैं कि ये ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल 1 है, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल 2 है। जितने ड्राफ्ट हो उतने DFA वो कहलाएंगे। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें जो हैं वो आज हमारे दफ्तरों के अंदर नहीं बताई जाती कि ड्राफ्ट के साथ जब DFA लगाना है आपने पेन के साथ लगाना है, कॉमन पेन। और कॉमन पेन को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी एक तरीकाकार सेक्रेटेरिएट के अंदर पाया जाता है, और इट इज टोल्ड टू द ट्रेनिंग एक पेन का इस्तेमाल कागज के अंदर कैसे करना है। आप पेन का जो जो पोर्शन हम लगाते हैं वो अक्सर 99% लोग जो हैं वो रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं। पेन की जो नोक निकलती है बाहर, उसको बाहर नहीं होना चाहिए, उसको पेपर के अंदर होना चाहिए ताकि किसी के हाथ को जख्मी ना करे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बताने की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस ट्रेनिंग एस्पेक्ट हैज बीन not properly used to train the young officers like you people. टैग कैसे लगाना है, फ्लैग कैसे करना है, पिन कैसे लगानी है, रेड इंक कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे फाइल वर्क के अंदर जो है ये इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट जो है वो
एनक्लोजर्स जो ड्राफ्ट आप लगाते हैं उसके साथ एनक्लोजर्स मींस एडिशनल पेपर्स। आपने देखा होगा कि एक ओरिजिनल लेटर जो होता है उसके साथ एडिशनल पेपर्स जो हैं वो लगे होते हैं, और एडिशनल पेपर्स को एनक्लोजर्स कहते हैं। और जब आपने एडिशनल पेपर लगाने हैं तो आपने मेन लेटर के ऊपर ये लिखना है कि इसके साथ एनक्लोजर्स कितने हैं, एनक्लोजर्स 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो मेंशन करना होता है। तो तब आपकी कम्युनिकेशन जो है वो जाके कंप्लीट होगी। With this, we came to the end of part 2 of the lecture. यहाँ तक कोई सवाल आपका है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ये हुमैरा वजीर पूछ रही हैं कि करेक्टर रोल खान यूज क्या क्या अंग्रेजी, मैं तो अंग्रेजी नहीं समझ सका हुमैरा बेटे, इसको जरा थोड़ी सी आप सादा लिखती तो मैं समझ जाता। आपने बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुनसिफ खान बोल रहा हूँ। जी मुनसे। अच्छा सर, क्वेश्चन था जो प्रीवियस लेक्चर आपने भेजा है, लेक्चर नंबर 16, उसके अंदर सर जो हमने 7 सीरीज पढ़ी थी, तो जी जो सर लेक्चर में जो पहले 3 पॉइंट थे 7 सीरीज के, वो डिस्कस भी हुए हैं और उनकी स्लाइड्स भी आपने शेयर की हैं, लेकिन जो आगे फर्दर 4 पॉइंट हैं वो क्लास में डिस्कस भी नहीं हुए और उनकी स्लाइड्स भी नहीं है, तो वो क्या अपनी तरफ से करनी है या आप फिर भेजेंगे हमें? बेटे आज का तीसरा पार्ट उसी के ऊपर है। मुनसे जी अगला सर, ठीक हो गया। अगला पार्ट उन्हीं 4 चीज के ऊपर आ रहा है। चलें, ठीक हो गया सर। जी एनीबॉडी एल्स? ये शायद मेरा पूछना चाह रही हैं। आई आस्क करेक्टर रोल वेयर वी यूज इन ड्राफ्टिंग। बेटे करेक्टर रोल जो है वो आपका एक एसीआर नुमा एक आपकी एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि फाइल या केस के साथ लगता है। वो नोटिंग पोर्शन के अंदर नहीं आता, ना ड्राफ्टिंग में आता है, वो अलहदा एक पेपर होता है। सिर्फ उसका रेफरेंस दिया जाता है कि करेक्टर रोल इस पेज के ऊपर पड़ा हुआ है। आई थिंक मेरा आप अंडरस्टैंड कर गई होंगी कि ड्राफ्टिंग में इसका रेफरेंस आएगा, करेक्टर रोल अलहदगी से फाइल के अंदर पड़ा होता है और उसको अटैच किया जाता है। दैट मे बी अटैच्ड एज एन एनेक्चर। ओके। जी और आपका कोई सवाल पार्ट 2 के बारे में? और हमारे मुनसिफ खान जो हैं वो इम्पेशेंट हो गए हैं कि 3 सीज 7 में से आ गई, 4 किधर गई। तो अब फिर मैं उन 4 सीज के बारे में आपको शुरू करूं। मुनसिफ खान हमारे स्पोक्स पर्सन हैं बीसीआरडब्ल्यू के। तो ये मुझे परेशान दिखाई दी है। तो लेट्स लेट मी स्टार्ट दी पार्ट 3 नाउ। अगर आपका सवाल कोई नहीं है तो पार्ट 3 टुडे हमारा जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन की बकाया 4 सीज जो रह गई थी
उनके बारे में है। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंटिन्यूड है। 3 C's 16वें लेक्चर में आ गई थी और बाकी 4 C's आज इंशाल्लाह इसको हम 17th लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो मुनसिफ खान, चौथी सी जो है वो कंक्रीटनेस है। ठीक हो गया सर? हाँ जी। वर्ड कंक्रीट मीन्स डेफिनेट। If you are in the habit of consulting a dictionary, तो look up this word, या गूगल के ऊपर देख ले इसको। तो it means definiteness, definite. Concrete business communication means being particular, clear, vivid, explicit, and specific. General, vague, and obscure messages tend to be met with either no response or equal vague and general responses. अब concreteness जो fourth C है, this is meant for very clear words. They are particular in the sense clarity में, vividness में, explicitity में और specificity के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर कोई लफ्ज जो है वो क्लियर नहीं है, अभाम पाया जाता है उसके अंदर, तो उसको उसका जवाब तो पहले दिया ही नहीं जाता, अगर दिया भी जाएगा तो वो क्लियर नहीं होगा, वो वेग ही रहेगा, बिकॉज इट डज नॉट क्लियर कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो क्लैरिटी इज ए मस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कंक्रीट जो मैसेजेस होते हैं, दे डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये खुसूसियात क्या है? नंबर 1, कंक्रीट मैसेजेस आर सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहुत क्लियर चीज है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अपने मैसेज को सपोर्ट दें। Use precise statements instead of vague words. Whenever you are not clear about the concept of a word that you are using in your communication, please avoid it. बड़े precise statement दें, vague words का इस्तेमाल ना करें। Concrete messages tend not to be misinterpreted as they are so specific and clear. कंक्रीट मैसेजेस जो होते हैं उनकी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, वो बड़े स्पेसिफिक और क्लियर समझे जाते हैं। चौथा पॉइंट है, कंक्रीटनेस स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ सेंडर एंड द रिसीवर। पांचवा पॉइंट इस कंक्रीटनेस के अंदर है कि कंक्रीट मैसेजेस कन्वे प्रोफेशनलिज्म and help towards building the reputation of the sender and the organization they represent. आपके मैसेजेस अगर कंक्रीट हैं, बड़े क्लियर हैं, पर्टिकुलर हैं, एक्सप्लिसिट हैं, स्पेसिफिक हैं, कोई दूसरा उसमें से कोई और मतलब नहीं निकाल सकता, तो दिस विल एनहांस योर रेपुटेशन। सेंडर की रेपुटेशन इसके साथ अटैच होती है कि आदमी प्रोफेशनल है, he knows the things how to use the words। 6 नंबर है, using vivid and image building words can help make the message more compelling and impactful। अगर आप क्लैरिटी के साथ अपने वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो आपका ड्राफ्ट जो है, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी पुरअसर होगी, वो एक तासर अच्छा छोड़ेगी। मुनसिफ खान, ये चीजें तो आप लोग बीकॉम में भी पढ़ के आए होंगे मेरा ख्याल है बेटे। जी सर।
ऐसे ही पढ़ाई थी उन्होंने या कोई और तरीके से बताई थी उन्होंने? या सिर्फ डेफिनेशन और पैराग्राफ दे के तो आपको अंडरस्टैंडिंग कराई हो? जी सर, ऐसे ही हुआ है सर। The way I have taught you, this method was used, or some another method was used by your teachers in the university या college? सर तो वहां पे शॉर्टकट ही बताया सर ने, फर्दर डिटेल से कोई नहीं बताया हमें। अच्छा, इतनी डिटेल से नहीं बताया है कि चलें, फिर तो मैं ठीक ही कर रहा हूँ कि मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूँ सारी। मेरा ख्याल है कि वो डेफिनेशन तक ही रहे होंगे कि कंक्रीट का मतलब क्या होता है। जी सर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर। आपकी कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी पाई जानी चाहिए, कोई अबहम नहीं होना चाहिए। Clarity in business communication requires emphasis on a particular message or goal rather than trying to achieve too much at all at once. क्लैरिटी के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए वो आपके सामने मैं शेयर करता हूं कि नंबर 1, total clarity of thought and ideas enhance the meaning of the messages. अगर आपके कम्युनिकेशन के अंदर आपके थॉट्स में क्लैरिटी पाई जाती है तो इट विल increase the meaning of the messages. Number 2, choose exact, concrete, familiar, and appropriate words. All of you are suggested, recommended to use the अल्फाज का मुनासिब चुनाव बड़ा जरूरी। Be careful while using your words, whether they are oral or in the written form. ये आपकी शख्सियत को जाहिर करता है कि how much beautiful words you use for a proper equation. Number 3, construct effective sentences and paragraphs. आपके सेंटेंसेस बड़े बामानी होने चाहिए, पुरअसर होने चाहिए, और आपके पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए। 2 आइडियाज को एक ही पैराग्राफ में मत रखिए। नंबर 4, क्लियर मैसेजेस मेक इंटरप्रिटेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग इजियर। अगर आपके मैसेजेस जो हैं वो क्लियर हैं तो दूसरा शख्स जिसको आप भिजवा रहे हैं कम्युनिकेशन, वो उसको आसानी के साथ इंटरप्रेट कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा। नंबर 5, क्लियर मैसेजेस स्टिमुलेट द रेसिपिएंट इनटू एक्शन। आपके अल्फाज जितने खूबसूरत होंगे, जितने अच्छे होंगे, अंडरस्टैंडेबल होंगे, तो इट विल स्टिमुलेट, मीन्स के उस शख्स जो कि आपका रेसिपिएंट है, रिसीव करने वाला है, कि वो फौरन उसके ऊपर एक्शन ले, उसके अंदर तहरीक पैदा करेंगी। स्टिमुलेट, तहरीक पैदा करना, आपके अंदर वो जज्बात उभारना कि आप इस मैसेज का जवाब जो है वो जल्दी दें। तो क्लैरिटी, ये सारी चीजें जो है वो अपने अंदर लिए होती है। जितनी आपकी जिंदगी के अंदर आपके गोल्स की क्लैरिटी होगी, आपके लिए उतनी ही आसानी हो जाएगी। whatever the situation, whatever the workplace you are experiences are working there,
ये सारी चीज वहां पर इक्वली एप्लीकेबल। ट्राई टू फॉलो इट इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। सिक्स सी जो है आपकी वो कर्टिसी। कर्टिसी मीन्स showing politeness in one's attitude and behavior towards other। फलां बड़ा कर्टियस आदमी है यार। हम कहते हैं ना रोजमर्रा जिंदगी के अंदर गुफ्तगू, बड़ा पोलाइट शख्स है, बहुत कर्टियस आदमी है वो। उसका एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो अप्रिशिएबल है। Whenever we use such words for a person, तो we are showing this sort of courteousness. We are explaining and interpreting the word courteous. Do try this word to find this word in the dictionary, or get the meaning of this word from the Google। आप हैरान रह जाएंगे कि क्या कमाल के अल्फाज जो हैं कर्टसी को एक्सप्लेन करते हैं। Courtesy in business messages implies that the message should show the sender's expression as well as respecting the receiver and being considerate to their personality। आपके मैसेज के अंदर कर्टसी होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर दूसरों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। This is covered by the term courtesy। The sender should be sincerely, enthusiastically polite, judicious and reflective। ये सारी खुसूसियात होंगी, then you are covering the meaning of the word courtesy। Courteous messages will demonstrate the following characteristics: be sincere and tactful, thoughtful and appreciative। अपने मैसेजेस के अंदर आप सिंसेरिटी शो करें अपनी, हाउ सिंसियर यू आर टू कम्युनिकेट विद द अदर पार्टी। टैक्टफुल होना चाहिए, उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए किसी बात पर। थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव होना चाहिए। नंबर 2, यूज एक्सप्रेशंस एंड टर्मिनोलॉजी दैट शो रिस्पेक्ट। अवॉइड इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस एंड क्लिशेस। क्लिशे कहते हैं घिसे पिटे मुहावरे अल्फाज हम इस्तेमाल जो करते हैं, ये जो स्लैंग आप इस्तेमाल करते हैं अपनी अंग्रेजी के अंदर, ये जो रोमन अंग्रेजी लिखते हैं प्लीज अवॉइड करें। इट इरिटेट्स अदर्स। अवॉइड यूजिंग क्वेश्चनेबल ह्यूमर एंड फ्लिपेंसी। ऐसी ह्यूमर जिसमें आप किसी से सवाल पूछ रहे हो उसको अवॉइड करें। यूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस एंड इंश्योर द मैसेज इज अनबाइस्ड। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस होने चाहिए, किसी की तौहीन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, जेंडर बाइस्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बड़े क्लियर अंदाज के अंदर आपके एक्सप्रेशन जो हैं वो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। यूज लैंग्वेज दैट विल नॉट अफेक्ट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल नॉट टू प्रेजुडिस अगेंस्ट कल्चर, religion, sex, ethnic origin, age and physical features। कहते हैं दूसरों की एज भी नहीं पूछनी चाहिए, ये भी आपकी कर्टसी में आती है, और खवातीन से तो बिल्कुल नहीं पूछनी चाहिए। ये कर्टसी के अंदर आता है कि आप दूसरे को आप करके एड्रेस करें। ये तुम वाला लफ्ज जो है इसको निकाल दें अपने डिक्शनरी से। चौथा, courteous messages take into consideration both viewpoints as well as feelings of the receiver। कोई तासब का पहलू नहीं होना चाहिए, आपको कंसिडरेट होना चाहिए। कंसिडरेशन मैंने पढ़ाई है ना आपको,
तो कंसंट्रेशन अंडर यू अप्रोच उसके अंदर आती है। तो कंसंट्रेशन रखें कि आप उसकी जगह हो तो आपके व्यू पॉइंट्स क्या हो। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है कर्टसी वर्ड की वो ये है कि कर्टियस मैसेजेस आर पॉजिटिव एंड फोकस्ड ऑन द ऑडियंस। कर्टियस मैसेजेस जो हैं वो बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ बोले जाते हैं, ये लिखे जाते हैं। Number 6, avoid communicating an assertion that the sender is right and the receiver is wrong. This will at least irritate and at worst offend. अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर आप ऐसी स्टेटमेंट ना दें जो कि आपके सेंडर को ये बावर कराए कि आप ठीक हैं वो गलत है। ये कम्युनिकेशन के असूलों के खिलाफ। आप यूं कह सकते हैं कि कहीं इख्तलाफ भी है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों। ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू इस एंगल से भी देखा जा सकता है, आप प्लीज इसको इस एंगल से देखें। तो यूज दी ऐसे अल्फाज जो हैं वो ना इस्तेमाल करें। फ्रेजेस सच एज यू ओवरलुक्ड, आपने ये चीज ही मतलब ओवरलुक कर दी। बाज़ औक़ात कंट्रेरी टू योर अंडरस्टैंडिंग का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, इससे आपका जो रिसीवर है वो इरिटेट हो जाता है। तो ये कर्टसी आ गई आपकी। अगली है करेक्टनेस। द वर्ड करेक्ट मीन्स फ्री फ्रॉम एरर in accordance with fact or truth. करेक्टनेस का मतलब है कि हर चीज ठीक होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। Correctness in business communication ultimately implies that there is no grammatical, punctuation, spelling, or other language errors in the communication. Correctness also implies the message is exact and well timed. दोबारा इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस करेक्टनेस के ऊपर है कि आपकी जबान जो है, लैंग्वेज जो है वो बड़ी ग्रामेटिकली सही होनी चाहिए, पंक्चुएशन प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए और कोई एरर नहीं होनी चाहिए उसकी। तो तब जो है आपका मैसेज जो है वो करेक्ट कहलाएगा। Use appropriate and correct language. Remember that business communication is much more informal and uses simpler words than legal contracts, government statements, and academic papers. इसका मतलब ये है कि आप सादा अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत मोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज जो हैं उससे अवॉइड करें जो कि हमारे एकेडमिक पेपर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। अवॉइड यूजिंग सबस्टैंडर्ड लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इज नॉट इंस्टेड ऑफ इजंट, should not instead of shouldn't, and will not instead of won't. अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर ये कम्युनिकेशन के अंदर इसको ठीक नहीं समझा जाता। हम बहुत सारी जगहों पर हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं जो कि ठीक नहीं है, इनको अवॉइड करें। आप पूरा वर्ड लिखें। Number 2, check the precision and accuracy of figures, facts, and language. Verify numerical data. Double check the totals of the figures. Ask an independent person to proofread the message. किसी तीसरे आदमी को दिखा दीजिएगा जो ड्राफ्ट आपने लिखा है, बिकॉज इंसान की फितरत ये होती है कि जब वो अपना ड्राफ्ट लिखता है तो बार बार पढ़ने से भी वो गलती शायद वो पॉइंट आउट ना हो सके, लेकिन दूसरा आदमी अगर उसको पढ़ेगा तो वो शायद उसको गलती को पकड़ सके। If the communication is correct, it boosts the
confidence level of the recipient. Correct messages are more impactful on the recipient. बहुत से फवायद हैं इस चीज़ों के करेक्ट होने से। आपका इम्प्रेशन जाता है आपकी पर्सनैलिटी का कि हाउ मेटिकुलस एंड पर्टिकुलर यू आर in using your words, whether orally or in the written form. मुनसिफ खान ठीक हो गया? आपकी सीरीज पूरी हो गई सारी? जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। अब आप लोगों के कोई सवालात हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और अगर बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो फिर फवाद खान पूछ रहे हैं कि करेक्टनेस और क्लैरिटी ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। कंक्रीटनेस और क्लैरिटी दो अलग अलग वर्ड हैं, इनको इनके हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत डिफरेंस है इनके अंदर। और मैंने यहाँ पर कंक्रीटनेस को अलग डिफाइन किया है, क्लैरिटी को मैंने अलग किया है। जी एनी क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स? हिना परवेज पूछ रही हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आएंगे, ये जरूरी? आपके अभी तक ऑब्जेक्टिव इस पेपर के अंदर नहीं आया, सब्जेक्टिव पेपर होता है ये। और लेकिन हम एग्जामिनर को बाउंड नहीं कर सकते, वो पूछ भी सकता है, लेकिन इस पेपर के अंदर कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया। जी एनी क्वेश्चन जी? जी अली रजा, आप क्या पूछना चाहते हैं? अली रजा, गलती से मेरा ख्याल है कि हैंड रेज हो गया। जी रहमत, आप क्या पूछना चाहते हैं? फाजिला साहब, लगता है इनका कोई सवाल नहीं।